अभी मैंने UFC 318 को देख के खत्म किया और भाई ये एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल कार्ड था। इसमें बहुत सारे लोग चाहते थे कि डस्टिन पोरियर जीत जाए क्योंकि ये उसका लास्ट मैच है, और बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैक्स हॉलोवे जीते क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो किसी और प्लेयर के अगेंस्ट अपना ट्रिलॉजी हार जाए। लेकिन इस मैच में जितना भी सपोर्ट था ना, वो फैंस के प्यार की वजह से था। अपने डस्टिन पोरियर की तरफ जो उनका प्यार था या फिर मैक्स हॉलोवे की तरफ उनका जो प्यार था। ऐसा नहीं था कि कोई किसी को हेट करता है, ऐसा नहीं था कि भाई हाँ हॉलोवे मुझे पसंद नहीं है इसीलिए डस्टिन पोरियर जीत जाए। मतलब ये एक साइडेड सबके लिए इमोशनल था। इस मैच में कुछ भी होता तो भाई लोगों को बुरा ही लगता। हॉलोवे के हारने से भी कोई खुश नहीं होता, पोरियर के हारने से भी किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई बहुत मज़ा आ गया। हाँ, फाइट पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन हाँ हमने डायमंड का जो जर्नी है वो यहीं पे यूएफसी में ख़त्म होता है। और हम सबको पता है कि ये एक ऐसा फाइटर था जो कभी ना कभी एटलीस्ट एक बार तो यूएफसी टाइटल डिजर्व करता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस इज़ अ वेरी ब्रूटल गेम। इसमें सबके जो चाहते हैं वो पूरी नहीं हो पाती है, और मुझे लगता है डस्टिन पोरियर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स। उसने चैंपियंस को हराए हैं, लेजेंड्स को हराए हैं, लेकिन कभी भी उसने यूएफसी गोल्ड को टच नहीं किया। UFC 318 वाज क्रेजी, शुरू से लेके अंत तक इट वाज कंप्लीटली क्रेजी। ये एक आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अंडरडॉग्स का कार्ड था, क्योंकि मैक्स हॉलोवे को छोड़ के बाकी जितनों ने भी जीता है ना इस कार्ड में, सारे के सारे अंडरडॉग थे। अगर सिर्फ फेवरेट्स को देख के यहाँ पे किसी ने पैसे लगाए थे तो भाई UFC 318 के अंदर आप इतना हारोगे जिसका कोई लिमिट नहीं है। पहले बात कर लेते हैं हमारे मेन इवेंट द लास्ट डांस बिटवीन डस्टिन पोरियर एंड मैक्स हॉलोवे। ये जो मैच था ना, ये 25 मिनट का एक थ्रिलर था। इसमें आपको लगेगा कि हाँ अभी नॉकडाउन हो जाएगा, अभी पता नहीं सबमिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे हो ही रहा था। फर्स्ट राउंड से लेकर 5th राउंड तक आप चैन की सांस लेके इस मैच को देख नहीं पाओगे। और भाई इस मैच में क्लियरली बताता हूँ, आई थिंक आई हैव सीन अ न्यू मैक्स हॉलोवे। 33 ईयर्स के एज में भी इतने साल फाइट करके डैमेज लेने के बाद भी अगर आप इंप्रूव कर सकते हो, यू आर ए लेजेंड। आप अगर इन दोनों के ही प्रीवियस फाइट से इस रिसेंट फाइट को कंपेयर करोगे ना, तो इसमें हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। इससे पिछले फाइट में राउंड 1 और 2 में डस्टिन पोरियर ने हेवी डैमेज दिया था मैक्स हॉलोवे को, लेकिन यहाँ पे कहानी पूरी की पूरी बदल गई। इनफैक्ट ऐसे भी टाइम्स थे जहाँ पे लगा कि भाई डस्टिन पोरियर अब खत्म हो जाने वाला है इन फर्स्ट राउंड। इस मैच के पहले भी हम सबको पता था कि हॉलोवे के पास वॉल्यूम है और वहीं पे पोरियर के पास पावर है, लेकिन इस मैच में ये सब कुछ बदल गया। लाइट वेट मैक्स इज ए कंप्लीटली न्यू बीस्ट। फाइट शुरू होने के बाद ही मैंने जो मैक्स हॉलोवे का स्पीड देखा ना, इट वॉज स्कैरी। वो डस्टिन पोरियर से इतना ज्यादा फास्ट था कि पोरियर अपने कॉम्बिनेशंस लैंड ही नहीं कर पा रहा था। लाइट वेट हॉलोवे के पास पावर तो है ही, लेकिन साथ में इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है। मुझे नहीं लगता है टोपुरिया के पास भी इतना ज्यादा स्पीड होगा। जैसे फर्स्ट राउंड खत्म होने लग गया था, मुझे ये रियलाइजेशन हो गया कि हाँ अब इस मैच को ना पोरियर नहीं जीत सकता है, क्योंकि मैक्स हॉलोवे उससे हर जगह पे अच्छा दिख रहा है एक्सेप्ट फॉर द ग्राउंड। ये कोई ऐसा फाइट नहीं था जिसमें आप बोल सकते हो कि हाँ चलो हॉलोवे जीत गया, अच्छी बात है। हॉलोवे यहाँ पे हर तरफ से एक बेटर फाइटर था, हर जगह पे वो बेटर था कंपेयर टू पोरियर। अभी तो फाइट यूट्यूब पे नहीं आई है, वरना मैं आपको ब्रेक डाउन करके उस जगह को दिखा देता। आप सेकंड राउंड पे जाके देखना, एक ऐसा जगह है जहाँ पे डस्टिन पोरियर अपना जैब लैंड करने की कोशिश करता है हॉलोवे पर, और हॉलोवे उसको पता है कैसे रोकता है, एक लेग किक से। वो लेग किक को ऐसे इस परफेक्ट टाइमिंग पे प्लेस कर देता है कि पूरी की पूरी पोरियर की बैलेंस वहाँ पे खराब हो जाती है और उसका पूरा कॉम्बिनेशन स्टार्ट ही नहीं हो पाता है। मतलब वहाँ पे देख के मुझे लगा कोई मूवी सीन चल रहा है। होता था ना वो पहले के चाइनीज़ मूवीज़ जहाँ पे वो एक शॉट से अपने ओपोनेंट को हरा देता था, बिल्कुल सेम टू सेम मुझे वो जगह पे फीलिंग आई। लेकिन इसके बाद भी सेकंड राउंड्स में पोरियर के पास अपने मोमेंट्स थे, और मुझे लगता है सिर्फ वही राउंड उसने जीता भी है। एक टाइम आ गया था उसके एंड पे जब लगभग हॉलोवे खत्म होने वाला था। मतलब मुझे नहीं लगा था कि फर्स्ट राउंड में इतना ज़्यादा डोमिनेट करने के बाद मैच को इतना ज़्यादा घुमाया जा सकता है, क्योंकि पोरियर ने अपना पूरा का पूरा हार्ट इस मैच में लगा दिया था। उसका लास्ट मैच था वो, और सेकेंड राउंड का एंडिंग भाई वो ड्रामेटिक था। थर्ड फोर्थ फिफ्थ राउंड में फिर से वही हुआ। पोरियर जहाँ पे 1 से 2 पंचेस लैंड कर रहे थे, वहीं पे हॉलोवे अपने 3, 4, 5 पंचेस के कॉम्बिनेशन लैंड कर रहे थे। और इन दोनों के बीच में जो स्पीड डिफरेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एविडेंट था। आपको मैच देख के ही पता चलेगा कि हाँ भाई आउट क्लास कर रहा है, क्योंकि आप एक पंच जब तक मारने जा रहे हो तब तक हॉलोवे 3 पंचेस क्लीनली लैंड कर दे रहा था पोरियर पर। यहाँ पे मानना पड़ेगा पोरियर को कि वो नॉकआउट नहीं हो गया इस मैच में, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा डैमेज लिए थे हॉलोवे से। एज फैंस हम लोग सब वेट कर रहे थे 5th राउंड के लास्ट 10 सेकंड का, और वो आया। और मैक्स हॉलोवे जबकि वो पॉइंट्स पे जीत रहा था, उसके बाद भी उसने पोरियर को सेंटर पे बुलाया। और पता है यहाँ पे क्या होता, जो जस्टिन गेजी के साथ हुआ था ना, वही पोरियर के साथ होता। हॉलोवे क्लियरली नॉकआउट कर देता यहाँ पे पोरियर को, लेकिन फिर से पोरियर क्लिंच गेम में चला गया। अच्छा किया, एक नॉकआउट के साथ रिटायर होने से बहुत ही ज़्यादा बेटर रही है। लेकिन भाई मैक्स हॉलोवे एक्चुअली में BMF बेल्ट को डिजर्व करता है। अभी तक किसी ने भी BMF बेल्ट को डिफेंड नहीं कर पाया, और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक्चुअली में UFC का BMF था इससे पहले। आई थिंक मैक्स हॉलोवे इज़ द परफेक्ट BMF, इसीलिए उसने फर्स्ट टाइम इसको डिफेंड किया है। अपने सारे राउंड जीतने के बाद भी अगर वो बेल्ट को रिस्क कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में, लास्ट के 10 सेकंड में, आई थिंक ही इज़ द BMF, ही शुड हैव द BMF। और मुझे लगता है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि अगर आप फ्यूचर में जाके BMF बेल्ट जीतते हो तो आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मैच जीतना नहीं, डैमेज देना। और मैक्स हॉलोवे इज सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर BMF।
और अभी तक तो ही इज़ द बेस्ट एंड ग्रेटेस्ट BMF चैंपियन इन UFC। इस मैच को देख के लगा कि भाई हाँ, पोरियर को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अपने लास्ट 3-4 मैचेस में उसने बहुत ज़्यादा डैमेज लिए हैं और इस मैच में भी डैमेज उसने अच्छा खासा लिया है। इस तरीके से वो और कंटिन्यू नहीं कर सकता था और उसने बहुत ही अच्छे टाइम पे रिटायरमेंट लिया है। उसने बहुत लेजेंडरी फाइट्स लड़े हैं मैग्रेगर के अगेंस्ट, हॉलोवे के अगेंस्ट, और उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं। तो इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि पोरियर अब रिटायर हो जाए, अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करे और इस फाइट गेम से निकल जाए जहाँ पे वो इतना ज़्यादा डैमेज ले रहा है। वो पैसे बना चुका है और नाउ ही शुड एंजॉय हिज लाइफ। जब इलिया ने अनाउंसमेंट किया था कि वो लाइट वेट डिवीजन में मूव करने वाला है, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट डस्टिन पोरियर ने डाला था UFC के पास कि मैं इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट फाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों बहुत ही अच्छा बॉक्सर्स हैं। पिछले इंटरव्यूज में मैक्स हॉलोवे ने भी बात की थी कि मेरा फेदर वेट में वेट कट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मैं एक बार इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट फाइट करना चाहता हूँ लाइट वेट डिवीजन में। और मुझे लगता है इस मैच के बाद भाई आई एम रेडी, मुझे देखना है मैक्स हॉलोवे वर्सेस इलिया टोपुरिया। अगर आप लोगों को भी इस मैच में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अब बात कर लेते हैं को मेन इवेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको MMA रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉलो कोस्टा वर्सेस रोमन कॉपिलोव। भाई किसी ने नहीं सोचा था कि हमें पॉलो कोस्टा का एक कमबैक देखने को मिलेगा। मैंने भी नहीं सोचा था। मैंने पिक किया था रोमन कॉपिलोव को इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली में टेक्निकल है, यंग है और मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा डैमेज उसने लिए हैं जितने कोस्टा ने लिए थे। लेकिन हमें वो पुराना कोस्टा देखने को मिला जिसको हम लोग इरेजर बोलते थे, और भाई उसने ये मैच जीता नहीं है, उसने डोमिनेट किया है। मतलब उसने दिखा दिया है कि वो बेटर है, वो बुगीमैन है मिडिल वेट का, और आप उसको ऐसे ही मतलब नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट पूरे के पूरे फर्स्ट राउंड में सारे के सारे स्ट्राइक्स पॉलो कोस्टा ने ही किए हैं। हार्डली एक अच्छा बॉडी किक शायद कॉपिलोव ने लैंड किया था। पॉलो कोस्टा ने अपनी कैपेबिलिटी इस मैच में अच्छे से दिखाई। उसने हार्ड स्ट्राइक लैंड किया, अच्छे से अपने पंचेस को प्लेस किया, और हाँ भाई उसके लेग किक्स फर्स्ट राउंड से आप देखो, पॉलो कोस्टा ने जितने भी लेग किक्स लैंड किया ना भाई, वो ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे पॉइंट चाहिए। ही वॉज डिस्ट्रॉइंग कॉपिलोव्स लेग्स। फर्स्ट राउंड तक तो मुझे देख के बुरा लग रहा था, उसने इतने हार्ड स्ट्राइक्स लैंड किए थे कॉपिलोव के लेग्स पर। और जब पॉलो कोस्टा अपने पे आ गया ना, वो इरेजर मोड पे आ गया और ही स्टार्टेड गिविंग डैमेज, तो कॉपिलोव लिटरली खड़ा हो गया था वहाँ पे। उसका ब्रेन अब वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि अब किससे अटैक करने वाला है मुझे पॉलो कोस्टा, और हमें वो दिखा। वो फाइट में लिटरली खड़ा था और मार खा रहा था कोस्टा से। नेक्स्ट मैच पे चलते हैं, केविन हॉलैंड वर्सेस डैनियल रॉड्रिगेज। इस पर्टिकुलर मैच से मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि भाई केविन हॉलैंड को ऐसे फाइट करते देखना मुझे पसंद नहीं है। ही इज़ अ ग्रेट फाइटर और मैं उसके फाइट को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें मैं केविन हॉलैंड के फाइट को अच्छे से एंजॉय कर पाऊँ। हॉलैंड को अपने आप को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और थोड़ा अपना टाइम रिकवरी पे उसको देना पड़ेगा अपने बॉडी को, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था। इस मैच में अगर केविन हॉलैंड एक अच्छा पंच लैंड भी कर रहा था तो वो अपने फॉलो अप शॉट्स को लैंड नहीं कर पा रहा था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्लो था। और वो किसके कंपेयर में स्लो था? डैनियल रॉड्रिगेज। और जहाँ पे केविन हॉलैंड के पास स्पीड होनी चाहिए थी, टेक्निकलिटी होनी चाहिए थी, वहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकलिटी देखने को मिला, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्लो हो गया था कि वो डैमेज लेना स्टार्ट कर दिया था रॉड्रिगेज के पास। डी रोड ने इस मैच को वैसे ही खेला जैसे उसको खेलना चाहिए था। उसने काफ़ी बार नॉकडाउन कर दिया हॉलैंड को, इवन ग्राउंड पर भी वो सर्वाइव कर गया हॉलैंड के अगेंस्ट, और लास्ट तक वही ऊपर था जब मैच खत्म हुआ। थर्ड राउंड में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था केविन हॉलैंड को लेकर, क्योंकि उसने लगभग मैच को खत्म कर दी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो बार बार जाके स्ट्राइक करे, अपने स्ट्राइक को फॉलो अप कर सके। वो ग्राउंड पे चला गया और अपना पूरा मैच पूरा हैंड ओवर कर दिया डी रॉड को, क्योंकि वो खत्म नहीं कर पाया उसको। हम सबको पता है कि केविन हॉलैंड यहाँ पे टाइटल के लिए फाइट नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर आप फाइट लेते हो इतनी कम टाइम में तो आप कैसे करोगे रिकवर। लेकिन अगर अपने रिकवरी पे फोकस नहीं किया केविन ने और ऐसे ही वो मैचेस हारते चला गया, तो उसका एंटरटेनमेंट जो फैक्टर है वो भी नीचे जा रहा है, एंड फैंस विल स्टॉप केयरिंग अबाउट केविन हॉलैंड। बात कर लेते हैं हमारे लास्ट मैच की, जो था डैन ईगे वर्सेस पैट्रिशियो पिटबुल। आप जाओ और जाके डैन ईगे का एक बार रिकॉर्ड देख लो, वो जब भी ग्राउंड में गया है फिनिश हो गया है, और यहाँ पे इसी वीकनेस का फायदा उठाया है पिटबुल ने। पिटबुल ने पहले राउंड में 2 बार टेक डाउन कर दिया डैन ईगे को, और इसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ ना डैन ईगे पे, वो पूरा का पूरा मैच अपना 100% दे ही नहीं पाया। डैन ईगे के पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंच है और वो किसी को भी अपने डिवीजन में नॉकआउट कर सकता है, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन जो टेक डाउन का थ्रेट उसके दिमाग में घुस गया, उसकी वजह से वो कंप्लीटली अपने स्ट्राइक में 100% नहीं दे पा रहा था। और पैट्रिशियो पिटबुल ने यहाँ बहुत ही अच्छे से फाइट किया है, अपने एक्सपीरियंस को उसने यूज़ किया है, उसने टेक डाउन किया और उसका डिफेंस बहुत ही अच्छा था। मतलब डैन ईगे के अगेंस्ट अगर आपका डिफेंस अच्छा नहीं है तो आप नॉकआउट हो जाओगे। आप पूरे मैच में देखना, पैट्रिशियो पिटबुल का जो गार्ड था वो एकदम हाई था। जितने भी पंचेस डैन ईगे ने किए सारे के सारे उसके हाथ पे मारे हैं, फेस पे लगभग वो टच कर ही नहीं पा रहा था। पहले के 2 राउंड्स में डैन ईगे सिर्फ मूव किया है और हाथों में पंच किया है पिटबुल के, और उसने कुछ भी नहीं किया है सिग्निफिकेंट। थर्ड राउंड में उसने थोड़ा सा ट्राई किया, बट इट वॉज ऑलरेडी टू लेट। पिटबुल को पता था कि उसको बस थर्ड राउंड पार करना है किसी तरीके से, और डैन ईगे को नॉकआउट के लिए जाना था। डैन ईगे नॉकआउट नहीं कर पाते हैं पिटबुल को, और पिटबुल पॉइंट से इस मैच को जीत गए। इस मैच से शायद डैन ईगे समझ गया होगा कि ये एक MMA ऑर्गेनाइजेशन है, आपको हर जगह पे अच्छा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नॉकआउट कर सकते हो और ग्राउंड पे जाके आप कुछ भी नहीं कर सकते।
अगर डैन ईगे अपने ग्राउंड गेम को इंप्रूव नहीं करता है तो देन वी आर लुकिंग एट जस्ट अनदर जॉश एमेट। मुझे लगता है डैन ईगे के पास एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। अगर वो अपने ग्राउंड गेम को थोड़ा सा और बिल्ड कर लेता है, ही विल बी अ वेरी डेंजरस फाइटर। उसके पास नॉकआउट पावर है, लेकिन वो ग्राउंड का जो वीकनेस है ना, वो सबको पता चल चुका है और हर कोई अब उसी का फायदा ले रहा है। तो ये थे मेरे व्यूज़ और ओपिनियंस UFC 318 को लेके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप मैक्स होलोवे वर्सेस इलिया टुपुरिया देखना चाहते हो या नहीं। मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।